नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास दिल्ली का दादा पार्ट 5। शाम तक बनारसी दास नहीं लौटा था। करीब 8 बजे अंधेरा होने के पश्चात देवराज चौहान कार पर सवार होकर वहां से रवाना हो गया। तिलक नगर से वह सिद्धार्थ होटल पहुंचा और वहां डिनर लिया। डिनर लेते समय उसने डायरी पर निगाह मारी। आज रात उसने गजानंद के आदमी बसंत कुमार को निशाना बनाने की सोची और मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री थी जो कि नाम की थी। असल काम उसमें मादक पदार्थों को रखने का होता था। ड्रग्स गोदाम को उसने तबाह करने की सोच ली। अगर मादक पदार्थों की खेप हाल ही में आई होगी तो जाहिर है बहुत ही मोटा नुकसान होगा गजानंद को, कई करोड़ का नुकसान। देवराज चौहान ने जेब टटोली। 2 टाइम बम आज भी उसकी जेब में थे। यह ठीक था कि गजानंद के आदमी मुंबई तक सूरज प्रताप सिंह के मामलों में दखल दे रहे थे, परंतु गजानंद अपनी नाक के नीचे मौजूद देवराज चौहान का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। सूरज प्रताप सिंह और देवराज चौहान के हालत जुदा जुदा थे। सूरज प्रताप सिंह के सब काम खुले रूप में थे, इसलिए गजानंद के आदमी गड़बड़ी कर जाते थे। इसी तरह दिल्ली में गजानंद के काम खुले में थे और देवराज चौहान उस पर वार किए जा रहा था। उसका ठिकाना बनारसी दास के मुर्गा खाने यानी कि प्राइवेट जगह पर था, इसलिए गजानंद के आदमी उसे तलाश नहीं कर पा रहे थे। अगर किसी होटल वगैरह में उसने डेरा जमाया होता तो कब का ढूंढ लिया गया होता। इसी कारण वह बनारसी दास का मुर्गी खाना छोड़कर जाने को राजी नहीं था। सिद्धार्थ होटल से देवराज चौहान बाहर निकला और पार्किंग में मौजूद कार द्वारा वहां से रवाना हो गया। बसंत कुमार बी ब्लॉक राजा गार्डन में रहता था और वहां से मायापुरी का 5 मिनट का रास्ता था। 15 मिनट में वह राजा गार्डन पहुंचा और मुनासिब जगह पर कार रोककर पैदल ही आगे बढ़ गया। रात का समय था। मकानों के नंबर पढ़ने में देवराज चौहान को कुछ दिक्कत हो रही थी। फिर भी 20 मिनट की कोशिश के पश्चात उसने बसंत कुमार का घर तलाश कर लिया। 300 गज के घेरे में खूबसूरत 3 मंजिला मकान था। भीतर रोशनियां थी। बाहर मेन गेट पर हथियारबंद दरबान मौजूद था। अभी समय भी ज्यादा नहीं हुआ था। लोग आ जा रहे थे। अभी कुछ भी कर गुजरने की गुंजाइश नहीं थी। समय मुनासिब नहीं था। देवराज चौहान ने मन ही मन फैसला किया और वापस कार के पास पहुंचा और वहां से रवाना हो गया। राजा गार्डन चौक से कार मोड़ी और रिंग रोड पर डाल ली। कुछ देर में मायापुरी चौक आ गया। उसने चौराहे से कार को दाएं मोड़ा और 10 मिनट बाद ही वह मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में था। डायरी में लिखे नंबर के मुताबिक उसने वह फैक्ट्री ढूंढी जो चलती फैक्ट्री की आड़ में मादक पदार्थों का ठिकाना था। कार एक तरफ छोड़कर देवराज चौहान ने पैदल ही उस फैक्ट्री का बाहरी तौर पर मुआयना किया। करीब आधा पौन घंटा वह इधर उधर टहलता रहा। फैक्ट्री के बाहर 2 दरबान मौजूद थे। अगल बगल जुड़ी अन्य फैक्ट्रियों की दीवारें थी, यानी कि इधर से प्रवेश करना खामखा पंगा लेने वाली बात थी। टकराव होना लाजमी था। फैक्ट्री के पीछे 6 फीट चौड़ी एक पतली सी गली थी जो बनाई किसी और ही जरूरत के लिए गई थी, परंतु अब वहां फैक्ट्री वाले अक्सर कूड़ा कबाड़ फेंक देते थे। उसी गली के रास्ते पिछवाड़े से फैक्ट्री में प्रवेश करना देवराज चौहान को मुनासिब लगा। घड़ी में समय देखा। अभी रात के 11:15 बज रहे थे। अभी वहां थोड़ी बहुत हलचल थी। लोग आ जा रहे थे। देवराज चौहान ने हिसाब लगाया कि अभी कम से कम 2 घंटे बाद यहाँ काम करना चाहिए। कार द्वारा वह वापस राजा गार्डन पहुंचा। कार को सड़क के किनारे रोका और पैदल टहलता हुआ आगे बढ़ गया था। रिहायशी इलाका था जो कि अब काफी हद तक सुनसान हो चुका था। कुछ देर बाद ही वह बसंत कुमार के मकान से कुछ दूर था। बाहर चौकीदार था, मतलब कि भीतर जाना आसान नहीं था। शोर शराबा होना जरूरी था। कुछ देर टहलने के बाद देवराज चौहान ने बगल वाले मकान के जरिए बसंत कुमार के घर में प्रवेश करने का इरादा बनाया। वह बेखौफ आगे बढ़ा और बसंत कुमार के बगल वाले मकान का गेट खोलकर भीतर प्रवेश कर गया। बसंत कुमार के घर के गेट पर खड़े चौकीदार ने उड़ती निगाह उस पर डाली, फिर अपने काम में व्यस्त हो गया।
देवराज चौहान ने गेट बंद किया और 2 पल इंतजार किया। गेट की आवाज सुनकर मकान के भीतर से कोई नहीं निकला था। या तो घर वाले गहरी नींद में थे या फिर घर में थे ही नहीं। मकान के भीतर की साइड से छोटी सी गली भीतर जा रही थी। देवराज चौहान दबे पांव आगे बढ़ा और गली पार करके मकान के पिछवाड़े जा पहुंचा। करीब ही उसे ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नजर आ रही थी। सीढ़ियां तय करके वह मकान की छत पर पहुंचा। बगल वाली छत बसंत कुमार के मकान की थी, परंतु वह ऊपर थी। यह मकान 1 मंजिला ही था। देवराज चौहान छत के कोने में पहुंचा। करीब ही उसे रेन वाटर पाइपलाइन दिखाई दी, जो कि छत तक जा रही थी। देवराज चौहान ने छोटी सी छलांग मारी और पाइप को थाम लिया। फिर पाइप के सहारे सावधानी से धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। आधे मिनट में ही वह छत पर था। सारी छत अंधेरे में डूबी थी। एक तरफ नीचे जाने के लिए सीढ़ियां थी। वह बेआवाज सीढ़ियों के करीब पहुंचा। नीचे से आने वाली आहटें ली, जो कि नहीं आ रही थी। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकाली और सतर्कता से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। अंधेरे में उसकी पैनी निगाह हर चीज स्पष्ट देख रही थी। वह पहली मंजिल पर पहुंचा। 0 वॉट का बल्ब लॉबी में रोशन था। रिवॉल्वर हाथ में थामे देवराज चौहान सारा फर्स्ट फ्लोर घूम गया। वह बिल्कुल खाली था, वहां कोई भी नहीं था। देवराज चौहान वापस लॉबी में आया और ग्राउंड फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियां उतरने लगा। कुछ क्षणों में वह नीचे था। नीचे का सारा पोर्शन रोशन था। भीतर से आवाजें भी आ रही थी। देवराज चौहान बेआवाज सावधानी से आगे बढ़ा। एक तरफ किचन थी, आवाजें वहीं से आ रही थी। हाथ में रिवॉल्वर लिए देवराज चौहान किचन की चौखट पर जा खड़ा हुआ। भीतर 2 नौकर खाना बनाने में व्यस्त बातें कर रहे थे। एकाएक देवराज चौहान को वहां प्रकट देखकर चौंके। रिवॉल्वर देखी तो उनका चेहरा फक पड़ गया। खबरदार, आवाज नहीं। देवराज चौहान भेड़िए की तरह गुर्राया। उनकी आवाज तो पहले ही बंद हो चुकी थी। बसंत कुमार कहाँ है? देवराज चौहान का स्वर धीमा था। घर पर नहीं है, एक नौकर ने कांपते स्वर में कहा। कहाँ है? मालूम नहीं, कभी आ जाते हैं, कभी देर से। देवराज चौहान कई पलों तक नौकरों को घूरता रहा। अब बसंत कुमार कब आएगा? जल्दी या देर से? देवराज चौहान का स्वर सख्त था। नहीं मालूम। वह तभी बाहर कार के इंजन की आवाज आई। दोनों नौकरों की निगाहें मिली। शायद मालिक आ गए, एक नौकर के मुंह से निकला। देवराज चौहान की आंखों में वहशी चमक आ गई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही रिवॉल्वर की नाल एक की खोपड़ी में मारी। उसके होठों से घुटी घुटी चीख निकली और सिर थामे वह नीचे ढेर होता चला गया। दूसरा नौकर सहम कर एक कदम पीछे हटा। देवराज चौहान ने उसकी कनपट्टी पर नाल से जोरदार वार किया। वह भी छोटी सी चीख के साथ बेहोश होकर नीचे गिरता चला गया। देवराज चौहान किचन से बाहर आ गया। उसके दांत भिंचे हुए थे। आंखों में मौत की परछाइयां नाच रही थी। यह खूंखार भेड़िया लग रहा था। कमरे में घूमता हुआ वह खूबसूरत ड्राइंग रूम में पहुंचा। सामने ही मेन दरवाजा दिखाई दिया, जो कि बंद था। तभी बेल बजी। देवराज चौहान का चेहरा बेहद खतरनाक हो उठा। चीते की तरह वह धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। बेल दोबारा बजी। देर होना बसंत कुमार को शक में डाल सकता था। देवराज चौहान दरवाजे के समीप पहुंचा और सिटिकनी हटाकर दरवाजा खोलते हुए वह दरवाजे के पल्ले के पीछे हो गया, इस तरह कि बसंत कुमार एकाएक उसकी झलक ना पा सके। बसंत कुमार ने हमेशा की तरह लापरवाही से भीतर प्रवेश किया। कोई मैसेज? आगे बढ़ता हुआ बसंत कुमार बोला। कोई मैसेज? नहीं मालिक, देवराज चौहान नौकरों जैसे स्वर में बोला और इसके साथ ही उसने दरवाजा बंद करके सिटिकनी चढ़ा दी। रिवॉल्वर उसके हाथ में दबी हुई थी। कॉफी बना लाओ, खाना कुछ देर में खाऊंगा, बसंत कुमार ने बिना मुड़े कहा और सिगरेट सुलगाकर गहरी सांस लेता हुआ सोफे की कुर्सी पर जा बैठा। देवराज चौहान के चेहरे पर भयानक मुस्कान फैल गई। लेकिन आज तो तुमने कॉफी भी नहीं बनाई होगी बसंत कुमार। बसंत कुमार बिजली के झटके के साथ कुर्सी से उठकर पलटा। दरवाजे के पास देवराज चौहान को खड़े पाकर
उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। कौन हो तुम? भीतर कैसे आए? घर के नौकर कहाँ है? उसके होठों से निकला। नौकर किचन में है, देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। सिर्फ बेहोश है। भीतर मैं बगल वाले मकान की छत के सहारे आया। और रही बात यह कि मैं कौन हूँ, यह बात तो तुम्हें अब तक समझ जानी चाहिए थी। बसंत कुमार होठ भींचे उसे देखने लगा। मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। बिल्कुल नहीं देखा। तुम हो कौन? मुझसे तुम्हारा क्या वास्ता? बसंत कुमार का स्वर कठोर हो गया था। शायद तुम मुझे नहीं जानते, बहुत खतरनाक आदमी हूं मैं। और मैं जानता हूं, तुम्हारा पूरा चिट्ठा जानता हूं कि तुम क्या हो। देवराज चौहान ने उसकी बात काटकर वहशी मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम राजीव गुलाटी है। बसंत कुमार चिहुक कर उछल पड़ा। तुम? उसके चेहरे पर से एक साथ कई रंग गुजर गए। हाँ मैं। जब तुम जैसा इंसान भी मुझे नहीं पहचान सका तो तुम्हारे आदमी मुझे क्या पहचानेंगे, जो पूरी दिल्ली में भटकते हुए मुझे तलाश कर रहे हैं। बसंत कुमार होठ भींचे उसे देखता रहा। आंखों में हल्की सी खौफ की लहर भी दौड़ रही थी। वह असमंजस की स्थिति में खड़ा था। मेरे पास क्यों आए हो? उसी सवाल के लिए जो मैंने तुमसे फोन पर पूछा था। गजानंद का ठोर ठिकाना? हाँ। फिर तो तुम गलत जगह आ गए। मैं नहीं जानता गजानंद का ठिकाना कहाँ है। मेरी रिवॉल्वर देखकर भी तुम्हें डर नहीं लग रहा बसंत कुमार? डरकर भी क्या करूंगा जब तुम्हारे सवाल का जवाब मुझे नहीं मालूम। पक्के तौर पर कह रहे हो? बार बार एक बात को पूछने से क्या फायदा? बसंत कुमार उसे समझाने वाले अंदाज में कह उठा। मैं गजानंद का काम जरूर करता हूँ, परंतु उसके बारे में मुझे कोई खबर नहीं रहती। यानी कि तुम मेरे लिए बेकार हो? बसंत कुमार कुछ नहीं बोला। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की। यह क्या कर रहे हो? बसंत कुमार भयपूर्ण स्वर में चीखा। तुम मेरे लिए बेकार हो, इसलिए तुम्हारे जीने का भी कोई फायदा नहीं। ऐसा मत करो, मुझे मत मारो। मैं कल तक मालूम कर दूंगा कि गजानंद कहाँ रहता है। वह तो मैं मालूम कर लूंगा। देवराज चौहान मौत की सी हंसी हंसा। बसंत कुमार का हाथ तेजी से जेब की तरफ बढ़ा। तभी धमाका हुआ। बसंत कुमार का चेहरा उधड़ गया। वह बेजान सा होकर नीचे जा गिरा। गजानंद का एक थंब गिर गया था। फायर की आवाज जोरों से गूंजी थी। यह रिहायशी इलाका था। 2 मिनट में ही ढेर सारे लोगों ने इकट्ठे हो जाना था। तभी बाहर से दरवाजा थपथपाया जाने लगा। धड़ाधड़ बेल भी बजी और दरबान के पुकारने की आवाजें आई। मालिक, मालिक, दरवाजा खोलिए मालिक। देवराज चौहान पिछवाड़े की तरफ तेजी से बढ़ा। पीछे का दरवाजा भीतर से बंद था। उसने सिटकनी हटाकर दरवाजा खोला और आहिस्ता से बाहर निकल गया। मकान के सामने वाले हिस्से में लोगों का शोर बढ़ता ही जा रहा था। बेल, थपथपाहटें और पुकारने की आवाजें बराबर उसके कानों में पड़ रही थी। देवराज चौहान मायापुरी पहुंचा। उसी जगह कार खड़ी की जहां कुछ समय पहले उसने खड़ी की थी। फिर सिगरेट सुलगाने के बाद कश लिया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। उसकी आंखों से इस समय मौत बरस रही थी। रात का 1 बज रहा था। चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। स्ट्रीट लाइटों का मध्यम प्रकाश यहाँ वहां फैला था। हर ओर सन्नाटा छाया हुआ था। शायद ही कभी कभार कोई गुजरता आता जाता नजर आ जाता था, नहीं तो हर तरफ सन्नाटा ही व्याप्त था। रास्ता तो देवराज चौहान पहले ही मालूम कर चुका था। उसके कदम आगे की तरफ उठते चले गए। कुछ आगे जाकर वह पतली गली में प्रवेश कर गया। वहां गहरा अंधेरा था, परंतु उसे अच्छी तरह मालूम था कि उसकी मंजिल कहाँ है। आधी गली पार करके वह रुका और वहां मौजूद कूड़ा करकट के ऊपर चढ़कर पास की दीवार की मुंडेर थाम ली। अगले ही पल वह दीवार की मुंडेर पर था और दूसरे ही क्षण निशब्द उस फैक्ट्री के पिछवाड़े के फर्श पर। 2 पल वह वहीं स्थिर खड़ा किसी गड़बड़ का आभास पाने की चेष्टा करने लगा, परंतु कुछ भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह कुछ सोचता। सब ठीक था। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली और चंद्रमा की रोशनी में चमकते सामने नजर आ रहे बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। समीप पहुंचकर उसने दरवाजे को धकेला तो वह खुलता चला गया, जो कि उसके लिए बहुत बेहतर था। वह भीतर प्रवेश करता चला गया। सामने बहुत बड़ा हॉल था। रोशनियां वहां फैली हुई थी और उस हॉल में
लकड़ी की बड़ी बड़ी पेटियां और गत्ते के बॉक्स बड़े साइज के बहुत ज्यादा संख्या में वहां मौजूद थे। देवराज चौहान आगे बढ़ा और करीब की ही पेटी को खोलकर देखा। भीतर पॉलिथीन में कोई चीज भरी हुई थी। देवराज चौहान ने पॉलिथीन फाड़कर भीतर देखा। उसकी आंखें तीव्रता से चमक उठी। तत्पश्चात उसने करीब 15-20 पेटियां और गत्ते के बॉक्स चेक किए। अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि वह सही जगह आया है। हर पेटी और हर गत्ते के बॉक्स में मादक पदार्थ थे। देवराज चौहान ने मोटे तौर पर हिसाब लगाया कि यहाँ मौजूद मादक पदार्थों की कीमत 1 अरब रुपए से कहीं ज्यादा है। मतलब कि इन्हें तबाह करना गजानन की रीढ़ की हड्डी तोड़ने के बराबर है। इस विचार के साथ ही देवराज चौहान के होठों पर वहशी मुस्कान थिरक उठी। एकाएक वह चौंका, फिर सतर्क हो गया। रिवॉल्वर पर उसकी उंगलियां कस गई। फर्श पर जूतों की ठक ठक स्पष्ट उसके कानों में पड़ रही थी। कोई नपे तुले कदमों से चला आ रहा था। देवराज चौहान की निगाहें आवाज की दिशा में उठती चली गई। उसके देखते ही देखते पेटियों के ढेर के पीछे से एक चेहरा चमका। 40 बरस की उम्र होगी उसकी। ठिगना कद, कठोरता चेहरे पर मौजूद थी। आंखों से स्पष्ट लग रहा था कि वह व्यक्ति ना तो खुद चैन से रहने वाला है, ना ही दूसरे को चैन से रहने देता है। वह एक हथेली पर तंबाकू रखे दूसरे से उसे रगड़ रहा था और फिर उसने तंबाकू को मुंह खोलकर एक कोने में फंसाया और हाथ झाड़कर ठिठक गया। वह देवराज चौहान से 15 कदम दूर था। देवराज चौहान को देखकर वह कहर भरे अंदाज में हंसा। खट्टर, खट्टर कहते हैं मुझे, सतीश खट्टर। गजानन के लिए काम करता हूँ और आज सुबह से ही यहाँ पर खास तौर से तैनात हूँ। गजानन का सोचना था कि तुम उसे हर कदम पर नुकसान पहुंचाकर कमजोर बनाना चाहते हो, इसलिए यहाँ पर आने का सुनहरी मौका नहीं छोड़ोगे। देर सवेर में आओगे अवश्य, और आए भी। तुमने क्या सोचा था, हर जगह की तरह यहाँ भी अपना काम कर जाओगे? पहले की बात और थी। तुमने अचानक हमले किए और हम तैयार नहीं थे, लेकिन अब हम तैयार हैं। देख लो, उदाहरण के तौर पर मैं सामने हूँ। किसके लिए है यह उदाहरण? तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए भी तो बन सकता है। देवराज चौहान का स्वर ठंडा था। अब मजाक करने लगे? सतीश खट्टर मौत से भरी हंसी हंसा। मजाक नहीं खट्टर, हकीकत का दूसरा रुख समझा रहा हूँ जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा। हकीकत का रुख हमारी जिंदगी में सिर्फ एक ही है। क्या? मौत। समझदार हो, जानते हो कि मौत का खेल खेल रहे हो, कुछ भी हो सकता है। अब तुम जरा अपने बारे में बोलो। राजीव गुलाटी नाम है ना तुम्हारा? हाँ, राजीव गुलाटी हूँ मैं, जिसे गजानन के आदमी कुत्तों की तरह ढूंढते फिर रहे हैं। अब जरूरत नहीं ढूंढने की, तुम तो खट्टर के सामने खड़े हो, जाओगे कहाँ? देवराज चौहान के चेहरे पर वहशी मुस्कान उभरी। अकेले ही हो? तुम्हारे चेले चपाटे नजर नहीं आ रहे? साथ नहीं लाए? हैं? खट्टर ने सिर हिलाया। सब साथ लाया हूँ, अकेले आने का मेरा क्या काम? और फिर देखते ही देखते पेटियों के पीछे से 7 खतरनाक नजर आने वाले आदमी निकल आए। सबके हाथों में रिवॉल्वरें दबी थी और चेहरों पर हिंसक भाव। हमें मालूम था, खट्टर हंसा। तुम आओगे, यहाँ आओगे और पीछे की तरफ से आओगे। इसी कारण तुम्हारे लिए हमने दरवाजा भी खोल रखा था, ताकि हमारे मेहमान को भीतर आने में तकलीफ न हो। कोई तकलीफ हुई? नहीं हुई ना? नहीं हुई, और अब जाने में भी नहीं होगी। देवराज चौहान भेड़िए की मानिंद गुर्राया। ओह, तुम तो वापस जाने का भी इरादा रखते हो? यह तो बहुत गलत बात है। हम तो अपने मेहमानों की ऐसी सेवा करते हैं कि वे वापस जा ही नहीं पाते। लाओ, अपने हाथ की रिवॉल्वर हमें दे दो। क्यों खामखा बोझ उठाए हुए हो? इसे इस्तेमाल करने का तो तुम्हें मौका मिलेगा नहीं। देवराज चौहान ने अगले पल ट्रिगर दबाया और पेटियों के पीछे छलांग लगा दी। निशाना खट्टर था, परंतु बातों का ही नहीं, चालाकी और समझदारी का भी धनी था खट्टर। देवराज चौहान की हरकत उसने पहले ही भांप ली थी। फायर होने के साथ वह पेटियों की ओट में हो गया था। गोली से साफ बच गया था। देवराज चौहान मन ही मन चौंका। अपने निशाने पर उसे पूरा भरोसा था। चूकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इस पर भी खट्टर का बचना साबित करता था कि वह पुराना शिकारी था, समझदार था और खतरनाक भी था।
ऐसे लोगों के प्रति देवराज चौहान हमेशा सावधान रहता था। फायर की आवाज के पश्चात 2 पल के लिए वहां मौत का सन्नाटा छा गया और फिर अगले ही पल एक साथ कई फायर उस दिशा में हुए जिस ओर देवराज चौहान छिपा था। वह जानता था उसे निशाना बनाने की चेष्टा की जाएगी, इसलिए उसने धीरे धीरे सरकते हुए तुरंत ही वह जगह छोड़ दी थी। उस पर खट्टर के 7 आदमियों ने फायर किए थे। देवराज चौहान के होंठ भींच गए, आंखें लाल सुर्ख हो गई। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि गजानन ने यहाँ उसके लिए मौत का जाल बिछा रखा होगा। तभी खट्टर की आवाज उसके कानों में पड़ी। अबे ओ गुलाटी, क्यों बेकार में धूम धड़ाका कर रहा है? ठंडा ठंडा रह। हमारे सामने रिवॉल्वर उठाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आखिर में मौत तो तेरी ही होनी है। एक अकेला कहाँ तक लड़ेगा? और अगर तेरे पास फालतू राउंड नहीं है तो तू गया काम से। छोड़ यह झगड़ा, आमने सामने तेरे से बात करनी है। गजानन ने कहा है बात करने को। वह चाहता है तो उसके लिए काम करे। तेरी शूटिंग देखकर वह तेरे पर फिदा है। देवराज चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ कहने को मुंह खोलने का मतलब था उन्हें अपनी स्थिति का एहसास कराना, जो कि खतरनाक बात थी। वह पेटियों के पीछे पीछे सरकता हुआ आगे बढ़ा जा रहा था। दुश्मन की पोजीशन का उसे काफी हद तक आभास था। खट्टर की आवाज पुनः आई। आवाज तो दे दे मेरे भाई, कुछ तो कह। गजानन बोला था अगर तुम उसके लिए काम करने को तैयार हो जाओ तो तुम्हें कुछ न कहा जाए और साथ लेकर धर्म सिंह के पास पहुंचा दिया जाए। मेरे ख्याल से तो ऑफर बुरी नहीं, जान भी बचेगी और लाखों भी मिलेंगे। महाभारत वाला पौ 12 होगा, यानी कि हर तरफ से मजे ही मजे। क्यों, क्या ख्याल है? निकल रहे हो बाहर? देवराज चौहान द्वारा जवाब देने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। वह धीरे धीरे पेटियों और गत्ते के बड़े बड़े डिब्बों के पीछे से आगे सरकता रहा। इसका मतलब तुम्हें गजानन के लिए काम करने का ऑफर मंजूर नहीं? खट्टर की आवाज आई। देवराज चौहान एक पेटी को पार करते हुए आगे सरका ही था कि फुर्ती के साथ वापस आ गया। पेटी की ओट में सामने ही गत्ते के बड़े डिब्बे के पीछे रिवॉल्वर लिए एक आदमी मौजूद था और दोनों एक दूसरे को देख चुके थे। देवराज चौहान के जबड़े कस गए, चेहरा एकाएक भयानक हो उठा। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर सीधी की और ट्रिगर दबाते हुए तेजी से अपनी जगह छोड़ दी। गोली गत्ते के डिब्बे में से रास्ता बनाती हुई उसकी ओट में छिपे व्यक्ति के कूल्हों में जा लगी। वह चीख कर उछला और नीचे गिरकर तड़पने लगा। इधर देवराज चौहान ने फायर करने के बाद जिस पेटी की जल्दी से ओट ली, वहां पर पहले से ही एक आदमी रिवॉल्वर लिए मौजूद था। दोनों वेग के साथ एक दूसरे से टकराए और फर्श पर लुढ़कते चले गए। अगले ही पल वे संभले। उसने रिवॉल्वर सीधी करते हुए देवराज चौहान को निशाना बनाना चाहा, परंतु उससे पहले ही देवराज चौहान ने दांत भींचकर रिवॉल्वर की नाल उसके पेट में घुसेड़ दी। उसकी आंखें आतंक से फट गई। वह ज्यों का त्यों रह गया। ट्रिगर दबा। गोली उसका पेट चीरती हुई रीढ़ की हड्डी को तोड़ती हुई पार निकल गई। वह नाकारा हो चुका था, हमेशा हमेशा के लिए। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गई थी। बिन पानी मछली के समान वह तड़प रहा था, चीख रहा था। देवराज चौहान ने वह जगह छोड़ी और सावधानी से दूसरी पेटी की ओट ले ली। खट्टर के साथ 7 आदमी थे। 2 जा चुके थे, बाकी 5 और खट्टर बचा था। तभी उसके पीछे सरसराहट सी महसूस हुई। पलक झपकते ही देवराज चौहान ने रिवॉल्वर की नाल पीछे करके ट्रिगर दबा दिया और लुढ़कता हुआ दूर होता चला गया था। एक साथ 2 फायर हुए थे। जहां देवराज चौहान था, पीछे मौजूद व्यक्ति द्वारा चलाई गई गोली वहां से गुजरती हुई पेटी में समा गई थी और देवराज चौहान की गोली इत्तफाकन उसके खुले मुंह में घुस गई थी। उसे सोचने और सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। वह कटे पेड़ के समान नीचे गिरा। बाकी 4 और खट्टर। देवराज चौहान के चेहरे पर वहशी भाव छाए हुए थे। उसका चेहरा बता रहा था कि वह इस समय खून की नदियां बहा सकता है, और ऐसा वह कर भी रहा था। पेटी की ओट में छिपे छिपे उसने रिवॉल्वर का चैम्बर पूरा भर लिया। अब चारों तरफ भरपूर शांति थी। कहीं से भी किसी प्रकार की आहट नहीं आ रही थी। जाहिर था कि हर कोई सांस रोके
रिवॉल्वर संभाले उसका निशाना लेने को तैयार बैठा था। यह खामोशी यही जाहिर करती थी। 1 मिनट इसी तरह बीत गया। किसी तरह की आवाज तो देवराज चौहान के कानों में नहीं पड़ी थी, परंतु उसके मस्तिष्क में जाने क्यों खतरे की घंटी बजी। एकाएक वह उछला, खड़ा हुआ, पलटा और ट्रिगर दबा दिया। रिवॉल्वर थामे वह सिर्फ 3 कदम दूर था। गोली ने उसके चेहरे के चीथड़े उड़ा दिए। ऐसा लगा जैसे उसका चेहरा ही एकाएक गर्दन से गायब हो गया हो। तभी एक अंगारा देवराज चौहान के बालों को छूता हुआ गुजरा। देवराज चौहान खूंखार भेड़िया बना एड़ियों के बल घूमा। उसे खुले में आया देखकर एक ने ओट से निकलकर उस पर फायर कर दिया, लेकिन निशाना जरा सा चूक गया था। देवराज चौहान ने ट्रिगर दबा दिया। वह वापस पेटी की ओट में जा गिरा, परंतु पहले वह जिंदा ओट में था और अब मुर्दा। खट्टर और बाकी बचे 2। तभी खट्टर की विशैली हंसी से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी। बस गुलाटी, बस, तुम्हारा खेल खत्म। रिवॉल्वर में 6 गोलियां होती हैं और तुम उन 6 का इस्तेमाल कर चुके हो। तुम्हारा रिवॉल्वर अब खाली है। हाथ खड़े ना भी करो तो तब भी चलेगा। अब कोई चालाकी मत करना, वरना हम तुम्हें भून देंगे। देवराज चौहान रिवॉल्वर हाथ में लटकाए वैसे का वैसा ही खड़ा रह गया। उसके रिवॉल्वर के चैम्बर में पर्याप्त बुलेट्स थे, परंतु उसने खट्टर को उसकी चाल से ही मात देने का फैसला कर लिया था। खट्टर ओट से निकल आया। उसके हाथ में रिवॉल्वर दबी थी और चेहरे पर दरिंदगी से भरी मुस्कान। बचे हुए उसके दोनों आदमी भी खड़े हो गए। रिवॉल्वरें उनके पास भी थी। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। जीदार इंसान हो, मौत को सामने देखकर भी घबराए नहीं, बल्कि जब तक रिवॉल्वर में गोलियां रही खुला मुकाबला किया। तुमने मेरे 5 बढ़िया आदमी मार दिए। कहते हुए खट्टर ने रिवॉल्वर जेब में ठूंस ली। तो तुम? देवराज चौहान कठोर स्वर में बोला। मेरे रिवॉल्वर की फायरिंग गिन रहे थे कि मैं कितने फायर कर चुका हूं और कितने बचे हैं? हाँ, तभी तो आराम से बैठा तुम्हारे रिवॉल्वर के खाली होने का इंतजार कर रहा था। बड़े कुत्ते आदमी हो, अपने आदमियों को बलि का बकरा बनाया तुमने। चलता है, सब कुछ करना पड़ता है। मकसद तो दुश्मन को मात देना होता है। देवराज चौहान कहर भरी निगाहों से खट्टर को देखता रहा। खट्टर उससे चंद कदमों की दूरी पर खड़ा था और दाईं तरफ उसके आदमी मौजूद थे। उन दोनों के बीच सिर्फ 2 कदमों का फासला था। देवराज चौहान ने हिसाब लगाया कि एक बार में वह 2 बार लगातार सुरक्षित ढंग से फायर कर सकता है। मनी मन पहले उसने उन दोनों व्यक्तियों को अपना निशाना बनाने का इरादा बनाया। इसके 2 फायदे थे। वह पास खड़े थे, आसानी से उन्हें शूट किया जा सकता था। दूसरे, खट्टर की रिवॉल्वर उसकी जेब में थी। उन दोनों पर फायर करते समय इस बात का खौफ नहीं रहेगा कि खट्टर उस पर फायर कर देगा, और जब तक खट्टर की रिवॉल्वर बाहर निकलेगी तब तक खट्टर को भी संभाला जा सकता है। उसका चैम्बर खाली समझकर खट्टर भारी भूल कर बैठा था। खट्टर मौत भरे स्वर में कह उठा, अब गजानन की ऑफर वाली बात तो समाप्त हो गई। अगर तुम शूटिंग न करते, मेरे आदमियों को ना मारते, तो शायद जिंदा रहते, लेकिन अब तुम पर रहम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तुम वास्तव में खतरनाक आदमी हो। तुम जैसे इंसान को जिंदा छोड़ना पागलपन है। मैं हैरान था कि आखिर राजीव गुलाटी ने गजानन जैसे इंसान की नींद कैसे हराम कर दी, लेकिन अब आंखों से देख लेने के पश्चात मैं समझ रहा हूँ कि अगर तुम ज्यादा देर अपना खूनी खेल जारी रखते तो गजानन को कहीं का नहीं छोड़ते। तुम? खट्टर के शब्द अधूरे रह गए। एकाएक वातावरण में पुलिस सायरन की आवाज गूंज उठी। फायर की आवाज गूंजते 20 मिनट हो गए थे। किसी भले इंसान ने पुलिस को फोन कर दिया होगा। पुलिस सायरन की आवाज सुनते ही खट्टर का चेहरा भयानक हो उठा। इससे पहले कि वह कोई कदम उठाता, अपने आदमियों को उसे शूट करने का इशारा करता, देवराज चौहान का ट्रिगर पुनः दबा। एक साथ 2 फायर हुए। दोनों की छातियों के ठीक बीचों बीच गोलियां लगी। उसके बाद तो उनके खड़े रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। देवराज चौहान को फायर करते देखकर खट्टर की आंखों में आश्चर्य उभरा और उसने रिवॉल्वर निकालने की अपेक्षा तुरंत छलांग लगाकर पेटी की ओट ले ली। देवराज चौहान ने भी खुद को छिपा लिया था।
पुलिस सायरन की आवाज फैक्ट्री के बाहर आकर बंद हो गई थी। अब यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं था। पुलिस से टकराना खामखा मौत को दावत देने के बराबर था। गुलाटी, खट्टर की आवाज उसके कानों में पड़ी। हाँ, पुलिस आ गई है। खामखा पुलिस के झंझट में पड़ने का क्या फायदा? तो पीछे से खिसक जाते हैं, नहीं तो कुछ देर बाद पतली गली भी पुलिस के घेरे में होगी। आपस का मामला हम फिर कभी निपटा लेंगे। खट्टर की आवाज में बेचैनी थी। मौका पाकर तुम मुझे शूट भी कर सकते हो, देवराज चौहान बोला। नहीं, कम से कम इस वक्त तो ऐसा नहीं होगा। खट्टर पर विश्वास करो। देवराज चौहान खुद वहां से तुरंत निकल जाना चाहता था। ठीक है, रिवॉल्वर जेब में रखकर उठो। और तुम्हारी रिवॉल्वर मेरी जेब में होगी। धोखेबाजी करके फायर तो नहीं करोगे मुझ पर? मैं कमीना आदमी नहीं हूं। जल्दी करो, पुलिस बाहर है। देवराज चौहान ने दांत खींचकर कहा। खट्टर उठा। वह खाली हाथ था। देवराज चौहान भी ओट से निकला। वह भी खाली हाथ था। आगे बढ़ा और खट्टर के करीब जा पहुंचा। दोनों एक दूसरे के प्रति सावधान थे। दिमाग में एक दूसरे के प्रति शक रखे दोनों फैक्ट्री के पिछवाड़े से दीवार फलांग कर पतली गली में आए, फिर पतली गली से बाहर। फैक्ट्री के सामने होने वाली हलचल की आवाजें मध्यम सी उनके कानों में पड़ रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए। देवराज चौहान अपनी कार में बैठा, कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। फैक्ट्रियों के घेरे से निकलकर वह सड़क पर आया और मायापुरी चौक की तरफ जाने की अपेक्षा कार को उसने लाजवंती चौक की तरफ मोड़ दिया। 2 मिनट में ही वह लाजवंती चौक पर था। वहां से दाएं मोड़ते ही उसके होठों से गहरी सांस निकली और उसने सिगरेट सुलगा ली। अब वह जेल रोड पर आ गया था। कुछ आगे ही हरिनगर डिपो था और उसके बाद तिलक नगर। मायापुरी फैक्ट्री की तरफ से अब वह निश्चित था। फैक्ट्री में पड़ा नशे का सारा सामान अब पुलिस के हाथों में होना था। गजानन चाहकर भी इस मामले को दबा नहीं सकेगा, क्योंकि फायरिंग की आवाजें दूर दूर तक गई थी और वहां 8 लाशें पड़ी थी। बिना टाइम बम लगाए ही गजानन की तगड़ी तबाही हो गई थी। इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने में गजानन को कई दिन लग जाएंगे। वह बनारसी दास के मुर्गी खाने में पहुंचा। उसे यह देखकर हैरानी हुई कि बनारसी दास अभी तक वापस नहीं लौटा था। देवराज चौहान के होठों पर मीठी मुस्कान तैरती चली गई। अब इसमें कोई शक नहीं रहा था कि बनारसी दास 1 लाख रुपए के साथ दिल्ली से कूच कर चुका था और अब तो दिल्ली की तरफ मुंह करके देखने का भी उसका इरादा नहीं होगा। जब देवराज चौहान की आंख खुली तो हर रोज की भांति 11 साढ़े 11 बज रहे थे। चंद घंटे सोना उसकी नींद को पूरा नहीं कर पा रहे थे। आज उसे अपनी तबीयत कुछ भारी महसूस हो रही थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि आज दिन भर आराम करके अपने जिस्म को हल्का फुल्का बनाएगा। किचन में जाकर उसने चाय बनाई। यह देखकर उसे राहत मिली कि दूध के बर्तन में इतना दूध था कि 1 कप चाय बनाई जा सके। चाय लेकर वह कमरे में आकर कुर्सी पर बैठा और घूंट भरने लगा। बरबस ही देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान फैल गई। बनारसी दास के कपड़े ज्यों के त्यों लटक रहे थे। कपड़े साथ ले जाने की जहमत भी उसने गवारा नहीं की थी। क्या जरूरत थी? लाख रुपया पहले था, कपड़े नए बन जाएंगे। दिल्ली से खिसकने की उसे जल्दी होगी कि कहीं गजानन या पुलिस यह न जान जाए कि दिल्ली भर में मौत का तांडव करने वाला राजीव गुलाटी उसके मुर्गी खाने में पनाह लिए हुए है। पीछे से जो भी होता रहे उसकी बला से। चाय समाप्त करके देवराज चौहान उठा और बाहर निकला। छत के एक कोने में रबड़ में लिपटा अखबार पड़ा था। वह अखबार उठा लाया, भीतर आकर कुर्सी पर बैठा और अखबार का रबड़ हटाकर उसे खोला। फ्रंट पेज सामने था। उसके द्वारा किए गए कल रात के खूनी कांड का पूरा जिक्र था। मायापुरी वाली फैक्ट्री के बारे में पूरा ब्यौरा था। 8 आदमियों की लाशों के अलावा वहां से 1 अरब से ऊपर की कीमत के नशीले पदार्थ बरामद हुए, जो कि पेटियों में बंद थे। इसी बात से जाहिर था कि उन्हें कहीं दूसरे शहर दिल्ली से बाहर भेजा जा रहा था। यह हादसा कैसे हुआ, खून खराबा करने वाला कौन था, इस बारे में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। फिर भी अखबार ने अपनी राय जाहिर की थी कि इस कांड में राजीव गुलाटी का हाथ होने की संभावना है।
वह फैक्ट्री किसकी है अभी तक मालूम नहीं हो सका। यहाँ तक कि किसी का नाम भी नहीं मालूम। पुलिस अब कागजातों को चेक करके फैक्ट्री के मालिक के बारे में मालूम करेंगी, परंतु इस बात की संभावना अधिक है कि कागजातों में भी फैक्ट्री के मालिक का नाम पता फर्जी हो। इन सब बातों के साथ ही अखबार ने पुलिस डिपार्टमेंट की ऐसी तैसी फेरी हुई थी कि शहर में इन दिनों खून की होली खेली जा रही है और पुलिस अभी तक राजीव गुलाटी को गिरफ्तार नहीं कर सकी, उसका पता ठिकाना नहीं जान सकी। अगर यही हाल रहा तो शरीफ शहरी का चैन से सांस लेना कठिन हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक इस खबर के नीचे बसंत कुमार की हत्या की खबर थी। शायद अखबार इस बात को यकीनी तौर पर जानता था कि बसंत कुमार गजानन जैसे खतरनाक आदमी के लिए काम करता था, इसलिए उसकी हत्या का खुलासा ना देकर उसके बारे में गोलमोल ही लिखा था। देवराज चौहान ने अखबार एक तरफ रखा और सिगरेट सुलगाकर कुर्सी पर बैठे ही बैठे आंखें बंद कर ली। उसका मस्तिष्क तेजी से दौड़ रहा था। यह जो हो रहा था ठीक हो रहा था, ऐसा होना ही चाहिए था। उसकी हरकतें सुइयां चुभाने के समान थी। गजानन रात को ठीक तरह सो भी नहीं पाता होगा। मन ही मन एक ही बात घूमती रहती होगी कि आज रात गुलाटी का निशाना कौन सा ठिकाना होगा, उसके कितने आदमियों को वह शूट करेगा, या फिर आज उसके आदमी गुलाटी को गोलियों से भून देंगे। यही बातें गजानन का दिमाग खराब किए दे रही होंगी। ऊपर से वह कितना भी शांत नजर आता हो, परंतु भीतर से भूखे शेर की भांति तड़प रहा होगा। 1 अरब की कीमत के मादक पदार्थ पुलिस के हाथ लग जाने से उसकी क्या हालत हुई होगी, इस बात का अंदाजा था उसे। यह ठीक था कि गजानन का रसूख था, उसकी तूती बोलती थी, परंतु मादक पदार्थों का मामला जग जाहिर हो गया था, कुछ इस तरह कि उसे दबाया नहीं जा सकता था। अब सब कुछ ठीक ठाक करा देना गजानन की तूती के बस से बाहर की बात हो गई थी। उससे हफ्ता या महीना लेने वाले पुलिस वाले या वे नेता जो उसका ध्यान रखते हैं, वे भी अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे। बहरहाल गजानन के लिए यह तगड़ी चोट थी। उसे संभलने में, इस नुकसान को पूरा करने में काफी समय लगना था। बहरहाल ये बातें तो एक तरफ थी। इतना सब कुछ होने के पश्चात भी देवराज चौहान का मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ था। उसका निशाना था गजानन, जिसका कि पता वगैरह उसे मालूम नहीं हो रहा था। इस बात से वह भली भांति वाकिफ था कि गजानन या उसकी मौत के बाद ही कत्ले आम का सिलसिला बंद होगा। उससे पहले तो किसी भी हालत में यह सब नहीं रुक सकेगा, क्योंकि मैदान छोड़कर ना तो उसका भागने का इरादा था और ना ही गजानन का। गजानन तो वैसे भी कहीं चले जाने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उसका सारा तामझाम, सारे धंधे तो यही थे, जिनकी खातिर वह अक्सर बड़े बड़े खतरे मोल लेता होगा। फिर वह दिल्ली से कैसे खिसकता? तभी उसका ध्यान धर्म सिंह की तरफ भटक गया। गजानन का करीबी आदमी था, उसका पता वगैरह भी जानता था, यानी कि जितनी जानकारी उसे चाहिए थी वह धर्म सिंह के पास थी। देवराज चौहान के जबड़े कस गए। उसने सिगरेट का कश लेकर धुआं उगला। मतलब कि धर्म सिंह से मुलाकात करना जरूरी था, वही उसकी सोचों को मुक्ति दे सकता था। उससे गजानन का पता मालूम हो सकता था। देवराज चौहान ने आज ही धर्म सिंह से मिलने का पक्का विचार बना लिया। देवराज चौहान ने जेब से डायरी निकाली और उसके पन्ने पलटने लगा। आखिरकार वह उस पेज पर अटक गया जहां धर्म सिंह का खाता था। उसके बारे में खुलासा सारा ब्यौरा था। यह जुदा बात थी कि वक्त के हिसाब से वह अपनी दिनचर्या बदल भी सकता था। 10 मिनट तक वह उसकी दिनचर्या का हिसाब लगाता रहा। शाम के 8 बजे तक वह कनॉट प्लेस के अपने ऑफिस में बैठकर गजानन के सारे कामों को कंट्रोल करता था। उसके बाद कार पर सवार होकर 12 खंबा रोड पर मौजूद डिस्को नाइट क्लब जाता था। 2 घंटे वह उस क्लब में बिताता था। उसके बाद पंजाबी बाग अपने घर चला जाता था। क्लब और घर वह तभी जाता था जब कोई खास बेहद जरूरी अहम काम ना आ फंसा हो, और ऐसा कभी कभी ही होता था कि अपना रूटीन छोड़कर उसे किसी काम में व्यस्त रहना पड़ता था। देवराज चौहान ने हर पहलू पर सोचा। उसके ऑफिस में उसकी गर्दन थामना कुछ झगड़े वाला सौदा हो सकता था। वहां उसने अपनी हिफाजत का तगड़ा इंतजाम कर रखा होगा। वहां शूटिंग लाजमी थी। उसके बाद क्लब। हाँ,
क्लब में या फिर क्लब आते जाते उससे मुलाकात की जा सकती थी। उसकी हिफाजत करने वाले वहां भी होंगे, परंतु ऑफिस के मुकाबले कम होंगे। अपने ऑफिस में वह ताकतवर साबित होगा, परंतु बाहर उसकी ताकत बहुत कम हो जाएगी। तीसरी जगह थी पंजाबी बाग में उसका घर। घर पर भी धर्म सिंह से मुलाकात की जा सकती थी, परंतु वहां पर हिफाजत का उसने ठीक ठाक इंतजाम कर रखा होगा। फायरिंग ना चाहते हुए भी हो ही जानी थी। आखिरकार देवराज चौहान ने मन ही मन फैसला किया कि वह शाम को 12 खंबा रोड पर स्थित डिस्को नाइट क्लब में ही धर्म सिंह से मुलाकात करेगा और उससे पहले दिन भर वह पूरी तरह आराम करेगा, पिछली रातों की थकान उतारेगा। 6:30 बजे देवराज चौहान नहा धोकर तैयार हो गया। कार पर तिलक नगर से कनॉट प्लेस पहुंचने में सिर्फ 45 मिनट लगते थे। अभी समय काफी था, परंतु देवराज चौहान उसके ऑफिस से निकलकर क्लब पहुंचने तक धर्म सिंह को निगाहों में रखना चाहता था, ताकि यह देख सके कि उसकी हिफाजत का क्या इंतजाम है। एक दिक्कत वह और भी महसूस कर रहा था, परंतु यह नॉर्मल समस्या थी, इसका हल तो निकल ही जाना था। एकाएक वह ठिठका। गजानन की बात ध्यान में आई कि अपना किया धरा फोन करके धर्म सिंह को बता देना, ताकि हमें विश्वास आ जाए कि यह सब तुमने ही किया है। हालांकि इस बात की कोई तुक नहीं बनती थी, फिर भी उसने फोन करने में कोई बुराई नहीं समझी। आगे बढ़कर उसने कपड़ों का ढेर उठाकर एक तरफ फेंका तो नीचे से फोन प्रकट हुआ। रिसीवर उठाकर उसने धर्म सिंह के नंबर मिलाए। लाइन मिली, घंटी बजी, रिसीवर उठाया गया। हेलो, धर्म सिंह से मेरी बात कराओ। कौन है आप? दूसरी तरफ से शांत लहजे में पूछा गया। राजीव गुलाटी। होल्ड कीजिए। लाइन पर इन शब्दों के साथ ही खामोशी छा गई। करीब 1.5 मिनट बाद धर्म सिंह लाइन पर आया। कहो, धर्म सिंह की आवाज आई। बहुत देर लगा दी आने में? मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं, धर्म सिंह ने शुष्क स्वर में कहा। तुमसे बात करना ही काम नहीं बचा मुझे। उखड़ क्यों रहे हो? देवराज चौहान हंसा। गजानन ने कहा था अपना कारनामा फोन पर दोहरा दूं, सुन लो और गजानन को भी बता देना। मायापुरी के फैक्ट्री और बसंत कुमार को गोली से उड़ाना। मालूम है। धर्म सिंह का मौत से भरा स्वर उसके कानों में पड़ा। खट्टर अपनी रिपोर्ट मुझे दे चुका है। किस्मत हर बार साथ नहीं देती गुलाटी, और बसंत कुमार की हत्या करके तुमने ठीक नहीं किया। ऐसा करने से हमारे सारे आदमी तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, क्योंकि कल को तुम उनकी जान भी ले सकते हो। वे सब अब हर हाल में तुम्हें ढूंढकर शूट कर देना चाहते हैं। अब तुम्हारे लिए और भी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। मैं नहीं समझता कि तुम ज्यादा देर खुद को बचा सकोगे। देवराज चौहान कहर से भरी हंसी हंसा। रहने दो धर्म सिंह, तुम लोग मेरी हवा भी नहीं पा सकते। जब हम चाहते हैं तो सब कुछ पा लेते हैं, धर्म सिंह भींचे स्वर में कह रहा था। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हो सका। हर चीज को पाने में एक मुनासिब वक्त लगता है, उससे पहले कोई काम नहीं होता। मैं इंतजार करूंगा कि तुम्हारा मुनासिब वक्त कब पूरा होता है। देवराज चौहान बोला। तुमने गजानन का 1 अरब से ऊपर का नुकसान किया है। धर्म सिंह की आवाज में भरपूर सख्ती थी। वह सारा ड्रग्स पुलिस के हाथ लग गया और हम उसे बचा नहीं सके। अब तुम किसी भी हालात में बच नहीं सकोगे। गजानन अपने हाथों से तुम्हारी जान लेना चाहता है। इससे उसका नुकसान तो पूरा नहीं होगा, परंतु उसे इतनी तसल्ली रहेगी कि नुकसान पहुंचाने वाले को उसने खुद सजा दी। ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। आएगा, देर सवेर में तो आएगा ही। धर्म सिंह की आवाज में विश्वास का पुट था। जब आएगा तो देख लेंगे, देवराज चौहान ने शांत लहजे में कहा। कम से कम अब तो इतना बता दो, गजानन कहाँ रहता है? कहाँ मिल सकता है? मैं उससे पहली और आखिरी मुलाकात करना चाहता हूँ। हो जाएगी, थोड़ा सब्र रखो। मतलब कि तुम नहीं बताओगे? देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। मर्जी तुम्हारी। देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर रिसीवर वापस रखा और जरूरी सामान लेने के पश्चात बाहर निकलता चला गया। अब इसी धर्म सिंह से आमने सामने मुलाकात करनी थी। 12 खंबा रोड पर स्थित डिस्को नाइट क्लब में धर्म सिंह ने प्रवेश किया तो 8:30 बज रहे थे। क्लब में फैली तेज रोशनी वहां की खूबसूरती को बढ़ा रही थी। धर्म सिंह सीधा कोने में पहुंचा, जहां छोटा सा बार मौजूद था। बारमैन उसे देखकर फौरन सतर्क हो गया
और अच्छी सर्विस देने की चेष्टा में लग गया। धर्म सिंह ने एक पैक वहीं खड़े खड़े खाली किया और दूसरा पैक लेकर वह कुछ दूर पड़ी खाली टेबल पर बैठ गया। उसकी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। उसकी आंखों से स्पष्ट लग रहा था कि वह कुछ सोच रहा है, किसी उलझन में है। देवराज चौहान ने उसके पीछे पीछे क्लब में प्रवेश किया। उसकी एक आंख धर्म सिंह पर थी। ऑफिस से धर्म सिंह सिर्फ एक आदमी के साथ निकला था, वही कार चलाकर यहाँ लाया था। परंतु देवराज चौहान बहुत अच्छी तरह जानता था कि कार चलाने वाला मात्र ड्राइवर न होकर अच्छा गनमैन होगा, जो कि जरूरत आने पर अपनी जान पर भी खेल सकता होगा। तभी उसने देखा वेटर उसके पास आया। वेटर के शब्द सुनने के बाद धर्म सिंह ने गिलास खाली किया और काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसका फोन आया था। वहां उसने फोन सुना, बात की और रिसीवर नीचे रख कर पेमेंट की। देवराज चौहान समझ गया कि अब धर्म सिंह किसी कारणवश यहाँ से रवाना हो रहा है, यानी कि अगर अब वह निकल गया तो बात कल या परसों पर आ जाएगी। देवराज चौहान सीधा उसी की तरफ बढ़ा। उसका हाथ जेब में पड़ी रिवॉल्वर पर था। धर्म सिंह के कदम बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़े। एकाएक देवराज चौहान ठीक उसके सामने आ खड़ा हुआ। धर्म सिंह ठिठका। दोनों की आंखें मिली। देवराज चौहान के चेहरे पर बेहद शांत भाव थे। होठों के बीच मधुर मुस्कान थी। देवराज चौहान के चेहरे पर निगाह पड़ते ही धर्म सिंह जोरों से चौंका। कई पल अपलक उसे देखता रहा। क्या हुआ? मुझे देखकर तुम इतने हैरान क्यों हो गए? देवराज चौहान ने मीठे स्वर में पूछा। तुम देवराज चौहान? धर्म सिंह के स्वर में अभी भी हैरानी थी। ओह! देवराज चौहान चौंका। तो तुमने मुझे पहचान लिया? हाँ, अखबारों में तुम्हारा चेहरा कई बार देखा है और तुम जैसे लोगों के चेहरे तो ध्यान में रखने ही पड़ते हैं, नहीं तो सामने आने पर पहचानेंगे कैसे? मुझे जानते हो? हाँ, दिल्ली के दादा के खास आदमी धर्म सिंह को मैं पहचानता हूँ। देवराज चौहान ने एक एक शब्द चबाकर कहा। मेरा काम भी तुम जैसों को पहचान में रखना है। तुमसे मिलकर मुझे वास्तव में बहुत खुशी हुई और शायद इस समय तुम हमारे बहुत काम आ सकते हो। धर्म सिंह विचार भरे स्वर में बोला। मोटे नोट पीट सकते हो। कैसे? गजानन का एक दुश्मन पैदा हो गया है, राजीव गुलाटी। उसने हमारा अरब से ऊपर का नुकसान कर दिया है और अभी और करता जा रहा है। साथ ही साथ गजानन की जान लेने का उसका इरादा है। हालात कुछ ऐसे हैं कि हम उस पर काबू नहीं पा सके हैं। अगर तुम यह छोटा काम करने को राजी हो तो बोलो, क्या कीमत लोगे? ऐसे सौदे में बहुत सोच समझ कर लेता हूँ हाथ में। देवराज चौहान बोला। सोच लो, सुबह तक जवाब दे देना। मेरा फोन नंबर है मेरे पास। है? धर्म सिंह के चेहरे पर हैरानी उभरी। मुझे देवराज चौहान कहते हैं धर्म सिंह। तुम जैसे लोगों की फाइल हमेशा मेरे पास रहती है। ओह! धर्म सिंह ने गहरी सांस ली। यह बात तो मैं भूल ही गया था। आओ जरा बाहर चलते हैं। बाहर कहाँ? क्लब से बाहर। तुमसे कुछ बात करनी है। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मुझसे? मुझसे भला तुमने क्या बात करनी है? हमारा तो कभी वास्ता ही नहीं रहा। हम लोगों का वास्ता यही है कि हम अंडरवर्ल्ड से संबंध रखते हैं। यही हमारी रिश्तेदारी है, अच्छी हो या बुरी, यह बात की बात है। देवराज चौहान ने ठोस स्वर में कहा। धर्म सिंह के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। अगर किसी खास काम से जा रहे हो तो जुदा बात है, हम फिर बात कर लेंगे। काम तो जरूरी है, लेकिन कोई बात नहीं। आओ। दोनों बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़े। कहाँ जाना है तुमने? देवराज चौहान ने पूछा। पास ही कनॉट प्लेस के भीतरी गोल चक्कर पर घूमते हुए बातें करते रहेंगे। मेरे पास कार और ड्राइवर है। वह कार मेरे पास है और ड्राइवर की मुझे जरूरत नहीं। अपने ड्राइवर से कहो कि कार को हमारे पीछे पीछे लाता रहे, या फिर उसे भेज दो। मैं तुम्हें ऑफिस के सामने छोड़ दूंगा। दोनों बाहर आ गए। धर्म सिंह ने अपने आदमी को कार ऑफिस से ले जाने को कहा और खुद देवराज चौहान के साथ उसकी कार में बैठ गया। देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की और क्लब की चार दीवारी से बाहर सड़क पर ले आया। रात के अंधेरे में चमकती रोशनियां बहुत अच्छी लग रही थी। वाहनों से सड़क भरी हुई थी। देवराज चौहान कुछ देर बाद कार को कनॉट प्लेस के भीतरी गोल चक्कर में ले आया। काफी भीड़ थी वाहनों की।
लगातार कार को गोल चक्कर के आसपास घुमाते रहना भी कठिन था। उसने कार को एक तरफ साइड में पार्किंग में रोक दिया। धर्म सिंह पर निगाह डालने के पश्चात देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। बोलो। धर्म सिंह के चेहरे पर उत्सुकता के भाव थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि देवराज चौहान जैसी हस्ती उससे पहली बार मिली और कोई खास बात कहां से पैदा हो गई। कष्ट लेने के पश्चात देवराज चौहान स्थिर लहजे में बोला, धर्म सिंह, अगर तुम मुझे ना पहचानते तो मैंने तुम्हें अपना नाम नहीं बताना था, और जो नाम बताना था वह राजीव गुलाटी होना था। कार में जैसे विस्फोट हुआ। धर्म सिंह चौंक कर उछला। उसकी आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। कई पल तो मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। वह सिर्फ होठ हिलाकर रह गया। एकटक वह देवराज चौहान को देखे जा रहा था। चेहरे और आंखों में अविश्वास ही अविश्वास था। तुम्हें इतनी हैरानी नहीं करनी चाहिए धर्म सिंह, देवराज चौहान शांत स्वर में बोला। धर्म सिंह के मस्तिष्क को पुनः झटका लगा। वह अपनी बिगड़ी हालत पर काबू पाते हुए अजीब से लहजे में कह उठा, तुम राजीव गुलाटी? हाँ, गजानन के आदमी जिससे 50 लाख छीनना चाहते थे, जिसकी जान लेना चाहते थे, वह मेरा बहुत ही खास दोस्त जगमोहन है। मेरे नाम के साथ तुमने जगमोहन का नाम भी सुना होगा। हाँ, सुन रखा है। अब याद आया, सुन रखा है। धर्म सिंह ने गहरी सांस ली। अच्छी तरह सुन रखा है। बातों के दौरान खुद को स्मार्ट समझते हुए रिवॉल्वर वगैरह निकालने की कोशिश मत। मुझे अच्छी तरह समझ है कि रिवॉल्वर कब और कहां निकालनी है, धर्म सिंह ने समझदारी भरे अंदाज में कहा। निश्चिंत रहो, देवराज चौहान के सामने मैं चालाकी नहीं दिखा सकता। देवराज चौहान ने कष्ट लिया और शीशे से बाहर झांककर गुजरते ट्रैफिक को देखने लगा। धर्म सिंह गंभीर निगाहों से उसे देखे जा रहा था। अगर तुम शुरू में ही अपना नाम बता देते तो शायद यह सारा खून खराबा नहीं होता। तुमने अकेले जो कुछ किया है वह कोई और नहीं कर सकता। सिर्फ देवराज चौहान जैसी शख्सियत ही कर सकती है। मैं गजानन से बात करके उसे समझाने की नहीं, अब मैं सुलह नहीं चाहता। बात इतनी बढ़ चुकी है कि अंतिम फैसला होगा ही। गजानन अपना नुकसान कभी नहीं भूल सकता, जैसे कि मैं नहीं भूल सकता। उसके आदमियों ने बिना वजह मेरे दोस्त की जान लेने और 50 लाख छीनने की चेष्टा की है। गजानन से दोस्ती करके मैं पीठ में गोली नहीं खाना चाहता। ऐसा नहीं होगा। तुम दावा करते हो कि ऐसा नहीं होगा? देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांका। धर्म सिंह दावे वाली बात नहीं कह सका। अब मेरे प्रश्न का जवाब दो। क्या गजानन कहाँ रहता है? नहीं, धर्म सिंह के होठों से निकला। यह बात मैं तुम्हें नहीं बता सकूंगा। क्यों? इस बारे में मुंह खोलना गजानन से गद्दारी होगी, और मुझे गजानन से कोई शिकायत नहीं है कि मैं उससे गद्दारी करूं। मैं तुम्हें उसका पता नहीं बता सकता। अगले ही पल देवराज चौहान के हाथ में रिवॉल्वर दबी नजर आई। चेहरे पर खतरनाक भाव उमड़ पड़े। होठ सख्ती के साथ भींच गए। अब भी नहीं? धर्म सिंह रिवॉल्वर से नहीं डरता देवराज चौहान। इस तरह तुम कुछ भी नहीं जान सकते। धर्म सिंह की आंखों में कठोरता आ गई। रिवॉल्वर के बीच ही मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा बीता है। कोई बात नहीं, मत बताओ। मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 दिन में मैं ऐसा कोई और तलाश कर लूंगा जो गजानन के रहने का ठिकाना मुझे बता दे। मेरा काम तो हो जाएगा, लेकिन तब तक तुम जिंदा नहीं रहोगे, देवराज चौहान ने वहशी स्वर में कहा। अक्लमंद लोग अपनी जान पहले बचाते हैं और वफादारी पर बाद में अमल करते हैं। धर्म सिंह उसे देखता रहा, बोला कुछ नहीं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है धर्म सिंह, देवराज चौहान ने ठंडे स्वर में कहा। धर्म सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। वह समझ रहा था कि किन खतरनाक हालात से घिर चुका है। देवराज चौहान इस समय घायल शेर की भांति है जो कि गजानंद के हर आदमी को शूट किए जा रहा है, और वह भी गजानंद का आदमी है। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर तो निकाल ली थी और वह जानता था कि उसे फायर करने में भी देर नहीं लगेगी। इस समय उसकी जिंदगी खंजर की पैनी नोक के ऊपर अटकी थी, जो कि उसके भीतर घुस सकता था, लेकिन वह खंजर से हटकर नीचे गिरकर बच भी सकता था। उसके मुंह से निकला एक शब्द भी उसकी जान ले सकता था। अगर सामने देवराज चौहान जैसा इंसान नहीं होता तो वह ऐसा ना सोचता, परंतु अब उसे ऐसा ही सोचना पड़ रहा था। धर्म सिंह,
देवराज चौहान के होठों से सूखे भेड़िए किसी कुर्राहट निकली। अब मैं आखिरी बार अपना प्रश्न पूछ रहा हूँ, जवाब दो या फिर। कहते हुए उसने रिवॉल्वर उसकी छाती में सटा दी। धर्म सिंह का चेहरा फक पड़ गया, आंखों में मौत की दहशत उभरी। कई पलों तक वह खामोश रहा, फिर होठों पर जीभ फिरकर बोला, तुम्हारा क्या भरोसा? गजानन का पता पूछने के बाद तुम मुझे शूट कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्या भरोसा? मैं हूं भरोसे का जीता जागता रूप। देवराज चौहान दांत भींचकर बोला। मुझे शूट ना करने का वायदा कौन कर रहा है, देवराज चौहान या राजीव गुलाटी? देवराज चौहान, अच्छी बात है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम अपना कहा हमेशा पूरा करते हो, वायदे से कभी पीछे नहीं हटते। धर्म सिंह का स्वर धीमा था। सही सुना है, अब गजानन का पता बताओ। धर्म सिंह ने पंचशील मार्ग का पता बताया। यहाँ इस नंबर के बंगले में गजानंद रहता है। धर्म सिंह बोला। यूं तो उसके कई ठिकाने हैं रहने के, परंतु इन दिनों गजानंद इसी बंगले में रह रहा है। और अगर यह बात झूठ निकली तो? अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं अपनी जुबान बंद ही रखता। याद रखना, झूठ बोलकर तुम इस समय तो अपनी जान बचा लोगे, लेकिन कल नहीं। मैंने सच बोला है। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर जेब में डाल ली। लेकिन गजानंद कल रात से पहले तुम्हें नहीं मिलेगा, धर्म सिंह ने कहा। क्यों? दिल्ली से बाहर गया है, कल शाम के बाद ही वापस लौटेगा। कोई बात नहीं, कल रात ही सही। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। तुम क्या करोगे गजानंद का? मेरे हाथों मरेगा वह, जो मर्जी करो। लेकिन गजानंद का ठिकाना जानने के बाद भी उसका कुछ बिगाड़ना आसान नहीं। वह बहुत खतरनाक इंसान है। अपनी सुरक्षा के तगड़े प्रबंध उसने कर रखे हैं। इस बात का पता तो कल रात चल जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है। जो जी में आए करो। चलो, मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ दूं। देवराज चौहान कार स्टार्ट करते हुए बोला। शुक्रिया, मेरा ऑफिस पास ही में है, मैं पैदल ही निकल जाऊंगा। धर्म सिंह दरवाजा खोलते हुए बोला। बस एक मेहरबानी करना मुझ पर, गजानंद के सामने इस बात का जिक्र नहीं करना कि मैंने तुम्हें उसका पता बताया है। धर्म सिंह ने शांत स्वर में कहा। इतनी समझ है मुझ में। धर्म सिंह नीचे उतरा और कार का दरवाजा बंद कर दिया। देवराज चौहान ने कार आगे बढ़ाई और पार्किंग से निकालकर सड़क पर ले जाता चला गया। धर्म सिंह देवराज चौहान की जाती हुई कार खड़ा देखता रहा। देवराज चौहान, धर्म सिंह दांत भींचकर बड़बड़ा उठा। तुम कल रात गजानन को समाप्त करने की चेष्टा में उसके बंगले पर जाओगे, परंतु आज रात तुम्हारी सही निकली तब ना। आज रात के ग्रह तुम पर भारी हैं, मौत जितने भारी। देवराज चौहान ने घड़ी में समय देखा। रात के 10 बज रहे थे। गजानन का पता मिल गया था, इसलिए उसे मन ही मन शांति थी कि मेहनत रंग लाई। उसे पूरा विश्वास था कि कल की रात गजानन की आखिरी रात होगी। अगर वह आज दिल्ली में होता तो आज की रात ही उसकी जिंदगी की अंतिम रात होती। देवराज चौहान सीधा करोल बाग पहुंचा और एक रेस्टोरेंट में डिनर लिया। उसके बाद बाहर आकर आज की रात के प्रोग्राम के बारे में सोचने लगा कि अब गजानंद के कौन से ठिकाने को निशाना बनाना है। काफी सोच विचार के पश्चात वह इस नतीजे पर पहुंचा कि इन छोटे छोटे वारों का कोई फायदा नहीं। कल गजानंद पर ही बड़ा और आखिरी वार करेगा। यह विचार उसे मुनासिब लगा। कार को उसने वापस तिलक नगर के रास्ते पर डाल दिया। आज की रात चैन की रात थी, उसके लिए भी और उसके दुश्मनों के लिए भी। 12:30 बजे वह तिलक नगर में बनारसी दास के मुर्गी खाने पर पहुंचा। बनारसी दास के तो वहां होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वह तो 1 लाख के नोटों के पंख लगाकर दिल्ली से उड़कर अब तो जाने कहां बहुत दूर पहुंच चुका होगा। आराम करने के ख्याल से वह कुर्सी पर बैठ गया और सिगरेट सुलगा ली। उस समय रात के 2:30 बजे होंगे जब बेल बजी। देवराज चौहान की आंख खुली। वह समझ नहीं पाया कि इतनी रात गए कौन आया होगा। फिर उसका ध्यान बनारसी दास की तरफ गया। वह उठा और आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। अगले ही पल उसके पेट पर रिवॉल्वर की नाल आ लगी। देवराज चौहान जोरों से चौंका। सामने खट्टर था, सतीश खट्टर। हिलना नहीं, कोई चालाकी नहीं। खट्टर खतरनाक स्वर में बोला, हम तुम्हारी जान लेने आए हैं। कोई शरारत की तो जान 10 मिनट पहले भी जा सकती है। चलो अंदर।
देवराज चौहान उल्टे पांव पीछे हटा। खट्टर रिवॉल्वर उसके पेट से सटाए भीतर आया। सतीश खट्टर का अंदाज बता रहा था कि वह उसे किसी भी प्रकार का मौका देने वाला नहीं। तभी खट्टर के पीछे दरवाजे से धर्म सिंह ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान उसे देखकर चौंका। वह समझा नहीं कि वे लोग अचानक उसके पास कैसे आ पहुंचे। उसके ठिकाने का इन लोगों को कैसे पता चल गया। धर्म सिंह गंभीर किंतु सतर्कता से देवराज चौहान पर निगाहें टिकाए हुए था और धर्म सिंह के पीछे जिस शख्स ने भीतर प्रवेश किया उसे देखकर देवराज चौहान ठगा का ठगा खड़ा रह गया। वह गजानन था। जाहिर था कि धर्म सिंह ने यह बात उससे झूठ बोली थी कि गजानन दिल्ली से बाहर गया है और कल शाम के बाद लौटेगा। गजानन इस समय बेहद क्रोध में लग रहा था और खतरनाक निगाहों से उसे देख रहा था। उसका गुस्सा अपनी जगह ठीक था। देवराज चौहान 1 अरब से ऊपर का उसका नुकसान कर चुका था, जो कि बहुत मोटी रकम थी। सबसे ज्यादा हैरानी देवराज चौहान को इसी बात की हो रही थी कि इन लोगों को यह कैसे पता चला कि वह यहाँ पर रह रहा है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिसे वह तलाश करता फिर रहा है वह खुद उसके पास ही आ पहुंचेगा। परंतु जिस बात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था वह यह थी कि इन सब के इरादे उसे ठीक नहीं लग रहे थे और खट्टर ने तो आते ही कह दिया था कि वे लोग उसकी जान लेने आए हैं। गजानन पलटा और उसने दरवाजा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। माहौल एकाएक बेहद खतरनाक हो उठा। देवराज चौहान खुद को पूरी तरह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। खट्टर उसे इस बात का मौका देने को तैयार नहीं था कि वह जेब में मौजूद रिवॉल्वर निकाल सके। अगर वह रिवॉल्वर निकाल भी लेता तो कोई फायदा नहीं होता। धर्म सिंह और गजानंद भी वहां थे। तीनों एक दूसरे से ज्यादा खतरनाक थे। वह निकाली गई रिवॉल्वर का सही प्रकार से इस्तेमाल भी न कर पाता, उसे भून दिया जाता। उस मुर्गी खाने में कुछ कर गुजरने की, बच निकलने की गुंजाइश भी नहीं के बराबर थी। गजानंद आगे बढ़ा और कुर्सी पर जा बैठा। खट्टर ने उसे भी सामने वाली कुर्सी पर धकेलकर बिठा दिया। गजानंद ने सिगरेट सुलगाई और कश लेकर देवराज चौहान को देखा। अब मुझे तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छी तरह याद आ रहा है। गजानंद का स्वर बेहद ठंडा था। मुंबई में कालबा देवी रोड के फुटपाथ पर तुम ही थे जिसने मेरे आदमियों की कार्यवाही में दखल दिया था। इसलिए मैंने तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने के लिए तगड़ी ठुकाई करवाई थी। गलती मेरी ही थी। मुझे तभी समझ जाना था कि जो खून खराबे के मामले में खामखा टांग अड़ा रहा है वह शरीफ नहीं हो सकता। लेकिन वक्त तो कब का बीत चुका है, अब बात करने का कोई फायदा नहीं। खट्टर रिवॉल्वर संभाले बेहद सावधानी से उसके करीब खड़ा था। वह भी फायर कर सकता था क्योंकि वह जान चुका था कि देवराज चौहान जितना ज्यादा खतरनाक इंसान और कोई नहीं है। उसकी दरिंदगी का नमूना वह मायापुरी फैक्ट्री में देख चुका था। धर्म सिंह महज मूक दर्शक की भांति सब कुछ देख सुन रहा था। मुझे यह बात मानने में कोई गुरेज नहीं कि तुम वास्तव में अच्छे लड़ाके और बेहतर निशानची हो। अगर तुम मेरे साथ मिल जाते, मेरे लिए काम करते तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन अब वे हालात बहुत पीछे छूट चुके हैं। तुमने मेरा इतना तगड़ा नुकसान किया है कि जिसने मेरी कमर तोड़ दी। विदेशों से मैं मादक पदार्थ मंगवाता हूँ, उन्हें बेचकर उनका पेमेंट करता हूँ। 1 अरब से ऊपर का सारा माल पुलिस के हाथों में पड़ गया और यह सब तुम्हारे कारण हुआ। देवराज चौहान के चेहरे पर वैसी मुस्कान नृत्य कर उठी। तुमने खामखा मेरे दोस्त की जान लेनी चाहिए थी, उसका 50 लाख छीनना चाहा था। मैंने इस बारे में फोन करके मना भी किया कि ऐसा मत करो, लेकिन तुम अपनी ताकत के नशे में चूर थे। नहीं, ताकत के नशे में चूर नहीं था, बल्कि मैंने सोचा था कि आम इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं नहीं जानता था कि राजीव गुलाटी नाम का नामालूम शख्स मेरा बुरा हाल कर देगा। राजीव गुलाटी यानी कि गजानन को नहीं मालूम कि वो देवराज चौहान है। धर्म सिंह ने उसे उसके बारे में नहीं बताया, अपनी मुलाकात के बारे में नहीं बताया। बरबसी देवराज चौहान की निगाहें धर्म सिंह के ऊपर उठ गई। धर्म सिंह शांत निगाहों से उसे देखे जा रहा था। सामने वाले को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। किसी को कमजोर मत समझो गजानन। क्या मालूम सामने वाले की क्या हैसियत हो।
किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता कि वह कौन है, क्या है? देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। और अभी तक तुम में से किसी को भी मेरी असलियत मालूम होती तो थोड़ा और गंभीरता से सोचते। तो तुम्हारी असलियत कुछ और है? गजानन ने सिगरेट का कश लिया। हाँ, तुम राजीव गुलाटी नहीं? नहीं, फिर क्या हो? देवराज चौहान। देवराज चौहान? गजानन ने उसके शब्द दोहराए, फिर अगले ही पल चौंका। आंखें सिकोड़ कर वह उसे देखने लगा। किस देवराज चौहान की बात कर रहे हो? अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक ही देवराज चौहान है गजानन। गजानन पुनः चौंका, फिर तुरंत ही सामान्य हो गया। बेहद शांति से उसने सिर को ऊपर नीचे हिलाया। तभी तो मैं सोचता था कि एक नामालूम इंसान मेरे खिलाफ खुलेआम बगावत कैसे कर बैठा, वह भी इस तरह कि मुझे हिला कर रख दिया। अगर मुझे मालूम होता कि वह यूं ही कोई गुलाटी नहीं देवराज चौहान है तो मैं कम से कम यह बात सोचकर परेशान नहीं होता। अब मुझे इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मुझे हिलाकर रख दिया, क्योंकि ऐसा करने वाला कोई राह चलता इंसान नहीं बल्कि देवराज चौहान है। देवराज चौहान, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। कभी तो तुम्हें किसी के नीचे आना ही था, मेरे नीचे ही सही। वैसे अभी तक तुमने यह नहीं पूछा कि हम तुम तक कैसे पहुंच गए। देवराज चौहान मुस्कुराया। जब सब बातें बता रहे हो तो यह बात भी बताओगे ही? हाँ, बताना जरूरी है ताकि मरने से पहले तुम्हारी उत्सुकता शांत हो जाए। गजानन के स्थिर लहजे में कहा। जब तुमने मुझसे फोन पर बात की तो उसी समय मेरे दिमाग में आया कि एक्सचेंज से यह बात पता की जा सकती है कि तुम कहाँ से बोल रहे हो। प्राइवेट फोन भी हो सकता है क्योंकि तुम किसी प्राइवेट जगह पर छिपे बैठे हो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।